हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम इतिहास में अगला भाग पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। कुजुल कड़विशेष लगभग 45 से 85 ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथित धर्म में स्थित उत्कीर्ण हैं। सर्वप्रथम विम कड़फिशेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। विम कड़फिशेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलते हैं। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों में विम कड़फिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यरोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। ये 4 शहर हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135-57 बराबर 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारिपुत्र प्रकरण सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पारश्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे।
पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और अरिका मेडू में खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली थी गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में बाह्य आक्रामकों के कालों का सही कालानुक्रम है। यूनानी 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान, शक प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रैटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा या वेश नगर में गरुण स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व राजवंश नाम से जाना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था।
पुराणों में सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है तथा खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों में दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वासिष्ठी पुत्र पुलोमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरि पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों, अब थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके प्रश्न कोश करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? उत्तर है स्ट्रेटो द्वितीय। स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? उत्तर है अगाथोक्लीज। हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्ट्रेरा प्रथम अवयस्क था, अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लिया या अगाथोक्लिस ने शासन संभाला। अगाथोक्लीज द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण यानी बलराम एवं वासुदेव के चित्र अंकित हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? उत्तर है इसका मिलिंद।
यानी कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों समकालीन थे। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कोशल महाजनपद का राजा था। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी से 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 या 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे। प्रश्न संख्या 4, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? उत्तर है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का जूनागढ़ अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 5, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विशिष्ट उपलब्धियां वर्णित हैं? उत्तर है जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त होता है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 6, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? उत्तर रहेगा रुद्रदामन फर्स्ट। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन फर्स्ट ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही कराई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। प्रश्न संख्या 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। डिमेट्रियस हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक शासक था। गोंडोफर्निस पहलव वंश का था। विम कुषाण वंश से था। प्रश्न संख्या 8, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तर रहेगा कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रबल इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्रश्न संख्या 10, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? उत्तर है कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर है विम कड़फिसेज। कुषाण शासकों में विम कड़फिसेज ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? उत्तर रहेगा विम कड़फिसेज। कुषाण वंशीय विम कड़फिसेज, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कड़फिसेज ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। प्रश्न संख्या 13,
इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? उत्तर रहेगा व्यंकटविशेष। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक व्यंकटविशेष को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। प्रश्न संख्या 14, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? उत्तर है कार्तिकेय। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। प्रश्न संख्या 15, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? उत्तर रहेगा 81 ईस्वी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 16, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? उत्तर है 78 एडी। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। तृतीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। प्रश्न संख्या 17, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 18, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? उत्तर रहेगा 135 वर्ष का। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त हो जाता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत प्लस 57 बराबर 2076 तथा शक संवत 2019 - 78 1941 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर होता है। प्रश्न संख्या 19, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? उत्तर है 22 मार्च या अथवा 21 मार्च। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में यह 21 मार्च को होता है। प्रश्न संख्या 20, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर है 57 ईस्वी पूर्व से। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत या मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 - 470 बराबर 57 ईस्वी पूर्व निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 22, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें।
उत्तर है अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? उत्तर है पतंजलि। अश्वघोष, नागार्जुन, पारश्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? उत्तर रहेगा विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? उत्तर है चंपा। रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किया गया। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लेख है, जो इस प्रकार हैं: साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र। 4 शहर इस प्रकार हैं: साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या 27। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर है चरक और जीवक। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 28। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? उत्तर रहेगा अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। दोस्तों, अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका पार्ट 1 ये रखते हैं। बाकी क्वेश्चन इसके हम पार्ट 2 में करेंगे।